आज थोड़ा सा एक हटके टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम शेयर कर दिया था हमने। थोड़ा सा हार्ट के ऊपर बात करेंगे आज। एक पेशेंट की एक सिचुएशन है। एक पेशेंट था, उसकी बात से शुरू करते हैं बात को। एक पेशेंट था, आया वो अपने हार्ट प्रॉब्लम के साथ। उसकी केस टेकिंग ली गई। इस्केमिक हार्ट डिजीज था उसको। ये काफी देर से सांस वगैरह चढ़ता था उसको। एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा था। दिल की धड़कन में प्रॉब्लम आ जाती थी, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ जाती, एरिथमिया हो जाता था। तो केस लेते 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 वो रोने लग गया किसी बात के ऊपर। कुछ बात चली बेटे को लेकर, तो उसको रोना आ गया। रोया, अच्छा रोया, अच्छा खासा रोया। रोने के बाद जब उसने बात बतानी शुरू की तो और खुल के बात बताई। बताते 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 काफी समय बीत गया। जब उठ के जाने लगा वो बंदा, पेशेंट जाने लगा, उसने बोला कि पता नहीं आज बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आज लग ही नहीं रहा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम। क्यों, ऐसा क्या हो गया एकदम बैठे 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 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, कि जो इतनी इस्कीमिक हार्ट डिजीज लेके आया था, 25% लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेके आया था, हाय हाय करता आ रहा था अंदर, एकदम जाते जाते बोल रहा कैसे लग रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्या हो गया वहां? अभी तो दवाई भी नहीं दी। तो इसी के ऊपर बात करते हैं आज, ट्रू फंक्शन ऑफ द हार्ट। आगे आप जाओगे, हार्ट के पेशेंट्स मिलेंगे जिनके हार्ट वीक हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आजकल बहुत है पेशेंट। चलो अभी ऑर्गेनिक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की धड़कन बढ़ जाती है, किसी को यहाँ पे कोई अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है, ये सब उन सब के लिए ये चीज। तो उसमें हमने पेशेंट को कैसे जानना है, क्या क्या चीजें उसमें देखनी है, अपने बारे में भी सोचना है इन चीजों के बारे में। चलिए, सो नोन फंक्शंस ऑफ द हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट बॉडी, हमें पता है, हमें शुरू से बताया गया है। पूरी बॉडी को, मैं आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर, 18वीं 19वीं सदी में, 17वीं 18वीं सदी में ये हुआ एक चला दौर, जब पूरे शरीर को एक मशीन का रूप दे दिया गया, मैकेनिकल व्यू दे दिया गया बॉडी का, मशीनिस्टिक व्यू दे दिया गया कि जी जो हार्ट है वो पंप है, जैसे आपका टुल्लू पंप होता है, ठीक है, जो ब्लड को इधर से उधर भेजता है। जो दिमाग है वो कंप्यूटर चिप बन गया। जो टांगे हैं, घुटने हैं, वो टायर बन गए। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, ऑर्थो सर्जन है वो, कोई पीछे कोई पेशेंट था, वो गया उनके पास, वो बोला कि ऐसे ही गया चेकअप कराने के, थोड़ा सा घुटनों में दर्द है, चलो करवाए आते हैं। और गए, उन्होंने एक्सरे किया, बोला जी आर्थराइटिस है आपको। तो बोले अच्छा, तो इसमें एक्सरे में, बोला एक्सरे में तो अभी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर से दर्द है, मैं पेन किलर दे देता हूँ, हो जाएगी ठीक। लेकिन इस चीज का पंगा ही खत्म कर दो, आप घुटने बदलवा लो आज। बोले लेकिन आपने तो बोला घुटने ठीक है। बोला हाँ आज ठीक है, खराब तो हो ही जाने हैं, टायर नहीं होते, टायर घस ही जाते हैं चल चल के, तो ऐसे जो घुटने हैं ये भी घस जाते हैं। तो ये तो एक मशीनिस्टिक व्यू बनाया हुआ है भी, आपके घुटने हैं वो तो घस नहीं है, बदलवा लो उनको, नए डाल लो। जब वो घुस जाएंगे फिर और नए डाल देंगे, वो घुस गए फिर और डाल देंगे। हार्ट है, निकालो, पंप डाल दो वहां पे चलाने के लिए उसको। कोई भी अंग निकाल दो, उसकी जगह कोई मशीन डाल दो, और फिर हम सोचते हैं कि मशीन से काम चल जाता है। कहाँ चलता है, किसका चला है आज तक?
सेकेंड नोन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज दैट इट कंट्रोल्स द हार्ट रेट। ठीक है, हमने सुना हुआ है कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, लेकिन कुछ हद तक देयर आर अदर मैकेनिज्म्स व्हिच बेसिकली हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। काफी समय से हम कुछ बातें सुनते आते हैं, एक सेइंग्स हैं पुराने जमाने से, सदियों से चली आ रही हैं कि लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट, जहां पे आपका दिल बोलता है जो करने को, जो नहीं करने को, उसकी सुनो। बिलीव इन योर हार्ट, वो जो भी कहता है उसकी आवाज सुन के उस पर भरोसा रखो। या हम जनरली बोल जाते हैं इसका दिल टूट गया जी, दिल दे दिया किसी को, ले लिया दिल। ये क्या है? दिल को इतनी अहमियत क्यों दी गई है इतने शुरू से? हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात होती है। बोलते हैं कि आप दिल से कोई बात बोलो ना, दूसरे के दिल तक जाएगी जाएगी, चाहे आपने अच्छी बात बोली चाहे बुरी बोली, वो लगेगी उसके दिल के ऊपर ही, मन पे नहीं लगती, वो ईगो पे नहीं लगती, वो दिल में लगती है। और ऐसी बातें दिल जोड़ भी देती हैं और दिल तोड़ भी देती हैं। तो है क्या ये हार्ट का, है क्या फंक्शन, क्या है, क्यों इसको इतने समय से हम सुनते आते हैं, हम कहते आते हैं, बातों बातों में बोल जाते हैं कि दिल नहीं लग रहा आज, ये करने को दिल नहीं मान रहा। तो क्या है दिल का फंक्शन, क्या है? क्या? सो ट्रू रोल ऑफ हार्ट इन 17th century scientific philosophical revolution, machinistic view of body started developing, जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था। People began to view heart as some mechanical pump and its true nature and function was overshadowed by that. उसको एक पंप समझने लग गए। अभी भी मैं पीछे कोई बायोलॉजी की किसी की क्लास देख रहा था यूट्यूब पे, तो वो टीचर बता रही है स्टूडेंट्स को कि दिल का फंक्शन समझेंगे, देख लो दिल पंप है, इसका और कोई रोल नहीं होता, ये नहीं होता भी दिल दे दिया ले लिया। हमारी बायोलॉजी में 11th में 10th में +2 में यही पढ़ाया जाता है कि शरीर हार्ट पंप है, और हम मान भी लेते हैं कि है, उसके आगे हम सोच के भी नहीं देखते। मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था क्लिनिक में स्टूडेंट्स के साथ, ये जो एक ना हमारा दिमाग का व्यू बना हुआ है, पहले भी शायद बात की हो मैंने इसके ऊपर, कि कोई भी चीज किताब में लिखी है तो वो सही है, कुछ भी लिखा हुआ है वो सही है। हम अपने एक्सपीरियंस के भी ऊपर किताब को समझते हैं, ये कभी नहीं समझना, चाहे कोई भी किताब हो, कोई भी किताब हो, कैसी भी किताब हो, जब तक आप उस बात को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, खुद महसूस नहीं कर लेते। किताब भी और किसी की कही बात भी। आज पेशेंट आया, वो बोल रहे जी कि किसी ने कहा कि यूरिक एसिड चेक करा लो, यूरिक एसिड बढ़ने से बड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और मैंने पूछा कोई है सिम्टम? सिम्टम तो कोई नहीं है जी। तो मैंने वैसे यूरिक एसिड चेक करवा लिया। ये जो कही कहाई बातें हैं, ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये जो लिखी लिखाई बातें हैं, इन पर तब तक हमने यकीन नहीं करना है, और सबको ये बोलना कि यकीन मत करो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना कर लो उस चीज को। सो वो किताबों में लिख दिया, हमने भी मानना शुरू कर दिया पंप ही होगा, और शायद इसका कोई काम ही है नहीं। लेकिन महसूस कब से करते आ रहे हैं वे, सिर्फ पंप है नहीं है, दिल को बात जचती नहीं है। फिर वही बात आ गई, दिल को नहीं जचती, ठीक है ना। तो एंशिएंट इजिप्शियंस रेफर्ड हार्ट एज ईब, उसको ईब बोलते थे, एंड इट वाज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ लाइफ एंड द सोर्स ऑफ ह्यूमन विजडम। आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि हमारा जो ब्रेन है, हम बोलते हैं भी इतनी सारी नर्व्स हैं, इतना सारा ये है, हमने पढ़ा भी हुआ है कि हमारा जो ब्रेन है इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारी पूरी बॉडी का है, फिर हमारे ऑर्गन्स का भी है। तो जितना हार्ट्स का या वॉट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन का है, उससे 5 गुना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्ट का है, 5 गुना बड़ा। अगर उसकी वोल्टेज को नापा जाए
अगर उसके हार्ट्स को नापा जाए तो 5 गुना बड़ा है ब्रेन के से भी। और इसीलिए इसको शुरू से बातें इसी के ऊपर इसीलिए होती हैं क्योंकि इसको सोर्स ऑफ ह्यूमन विजडम माना जाता है। विजडम नॉट नॉलेज, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज नोइंग में से आता है, हमने क्या क्या जान लिया, जाना हुआ नॉलेज है। विजडम नॉलेज नहीं है। विजडम एक आपकी इनेट इंटेलिजेंस है, वो जो आपको बताती रहती है क्या है और क्या नहीं है। एक एग्जांपल है, आप सिग्नल पे खड़े हो, कोई बच्चा आ गया पैसे मांगने के लिए, हमने नॉलेज है, नोइंग है कि ये सब ड्रामे करते हैं। मूवी भी देखी होगी ट्रैफिक सिग्नल, लोगों का भी सुना हुआ है कि इनको बढ़ावा मत दो, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। नोइंग है, हमारी नॉलेज है, हमने सुनी है, बातें सीखी हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी रहा होगा इसमें। एक्सपीरियंस भी नोइंग में आ जाता है, हमारा नॉलेज भी आ जाता है। आपने नहीं दिए पैसे, कभी इसको ऑब्जर्व करके देखना, आपने नहीं दिए, आप चले गए वहां से, कुछ समय बाद अगर आप अपने आप को देखो तो आप खुश नहीं है, खुश नहीं हो गए आप, क्योंकि ये चीज हम फील कर सकते हैं कि हम खुश हैं कि नहीं। तो आप अगर जाओगे आगे तो कुछ समय बाद ये अपने आप को पाओगे कोई बहुत खुश नहीं हुए आप। आपको शायद पता भी ना हो कि अंदर ये जो अलग सी हल्की सी बेचैनी है ये है क्यों है, ये जो ना खुशी है क्यों है, शायद ये ना समझ पाओ आप तो, लेकिन इतना जरूर समझ आओगे कि खुश नहीं थे, क्योंकि उस चीज से पहले दिल में से एक हल्की सी आवाज आती हुई दे देखो, 5 रुपए से 10 रुपए से तेरा कुछ नहीं जाएगा। दिल में से एक आवाज आती है कंपैशन की, कोई आपके पास लेने को कुछ आया, कुछ मांगने को आया, छोटी चीज बड़ी चीज, दिल हमेशा बोलेगा दे दे। दिल, फिर मन आपको 100 कारण बताएगा ना देने के, 100 कारण बताएगा कि क्यों नहीं देना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज। नॉलेज हमारी नोइंग से इकट्ठी हुई है, जान जान के, सीख सीख के, एक्सपीरियंसेस के साथ हमने उस नॉलेज को समेटा है, उसी के हिसाब से हम जीते रहते हैं। लेकिन उसी को विजडम समझ लेना, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी भी होती है। और इसीलिए बड़े बड़े समझदार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां की हैं जीवन में। इन ट्रुथ इट इज एन ऑर्गन that guides our decision making ability, understanding of ourselves, and transcends us to higher wisdom. ये एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में हेल्प करता है। कैसे करता है हम आगे करेंगे उसको। अपने आप को समझने में हेल्प करता है। शीशे में देखते हो खुद को कभी, कुछ लोग होते हैं, ये मैं कहूँ ज्यादातर लोग होते हैं, अपना आप अच्छा नहीं लगता ज्यादा। कभी हम होठों को देखते हैं, कभी आंखों को देखते हैं, कभी शरीर को देखते हैं कि कैसा दिख रहा हूं। मन की बात है, दिमाग की बात है, बोलता रहता है। नॉलेज है, नोइंग है, उसके हिसाब से हम खुद को जज करते रहते हैं। लेकिन दर्द दिमाग को नहीं होता, यहाँ पे महसूस होता है, यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। इसको अच्छा नहीं लग रहा होता जो हम अपने बारे में बोल रहे होते हैं। अपने बारे में छोड़ो, किसी के बारे में बोलोगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। आप किसी के साथ गुस्सा होके उठे हो, किसी की चुगली करके उठे हो, कुछ देर के बाद आप अपने आप को पाओगे कि बेचैन ही हो, कोई सुकून नहीं मिला बात करके, सुकून नहीं मिला। ट्रांसेंड्स अस टू दी हायर विजडम, और अगर इसकी बात को सुनना जाए देन यू कैन बी ट्रांसेंडेड इनटू हायर विजडम। आप नॉलेज से विजडम की तरफ चल पड़ते हैं। यही एक तरीका है, यही एक जरिया है समझदार होने का, सयाना बनने का। क्योंकि दिल की भाषा बेसिकली प्यार की भाषा होती है। फीलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ
We make decisions through two kinds of emotional intellectual mechanisms. हमारे दो तरह के इमोशनल इंटेलेक्चुअल मैकेनिज्म है जिससे हम डिसाइड करते हैं किसी भी चीज। डिसीजंस मेड फ्रॉम अवर सर्वाइवल इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स। मेरा एक दोस्त आया हुआ था इंडिया पीछे कुछ देर समय पहले, तो मेरे को उसने बोला कि मेरे साथ चल मोबाइल लेके आना है। तो हम चले गए। एक दुकान में उसने मोबाइल देखे 3-4, पूछा इसमें क्या है, इसमें ये है, उसमें वो है, जैसे आजकल होता है मोबाइल में। किसी का कैमरा अच्छा, किसी की चिप अच्छी, किसी की स्क्रीन अच्छी, किसी का कलर अच्छा, किसी का पैसे ज्यादा पैसे कम, सब चीजें होती हैं अलग अलग, है ना। घूमते रहे, 3 दुकान 4 दुकान 5 दुकान चले गए। मेरी अपनी खुद की ऐसी है नहीं नेचर, लेकिन चलो दोस्त था, मैं उसके साथ जाता रहा। और जितना घूमते गए हम उतना ही कंफ्यूज होते गए भी लेना कौन सा मोबाइल। और हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा, खास करके जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं। चलो आप कोई सूट लेने गए, कपड़े लेने गए, जितना दुकान ज्यादा घूम लेते उतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा लें अभी। वो भी लेने को मन करता है लेकिन उसमें वो लगता है, उसमें वो लगता है, ठीक है ना। तो वही हाल हमारा भी हुआ। हम भी घूम घूम के फिर एक समय आया भी लें कौन सा है, बहुत कंफ्यूजन हो गई। तो फिर मैंने उसको यही बोला कि जो तेरा दिल मानता है ना वो वाला ले। मैंने उसको इतना ही बोला कि जो तेरा दिल मानता है ना, दिल को अच्छा लग रहा है वो ले ले, छोड़ दे बाकी सब प्रोज कॉन्स, क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा वो सब छोड़ दे, जो दिल को अच्छा लग रहा है वो ले ले। और 2 मिनट में डिसीजन आसान हो गया कि ये वाला अच्छा लग रहा है, और उसको ले भी लिया गया। सो डिसीजंस आर मेड फ्रॉम अवर सर्वाइवल इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न। जो हमारे सर्वाइवल इमोशंस चल रहे हैं, उनके जो पैटर्न सेट हुए हैं, उनके थ्रू जब हम डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमारे कमांडिंग इमोशंस होते हैं डिसीजन को लेने के लिए, कोई एंजाइटी है, कोई फियर है, डर है, ग्रीफ में कोई डिसीजन लिया गया, एंगर में लिया गया, जेलसी में लिया गया, कंपटीशन में लिया गया, इम्पेशंस में, फ्रस्ट्रेशन में, रिवेंज में। और ये जो डिसीजन है ये हमारे लर्नड नॉलेज से आते हैं, जो हमने सीखा हुआ है। एक पेशेंट आया, उनका किसी के साथ बहुत प्रेम था, प्रेम मतलब किसी परिवार के साथ बहुत प्यार था उसका, कोई उसके आंटी थे, उनके साथ कोई पैसे को लेके 2,000 रुपए को लेके कुछ ऊपर नीचे हो गया, उन्होंने भी कुछ बोल दिया, इसने भी कुछ बोल दिया। और काफी सालों का प्यार था, 10-12 साल का प्यार। वो दिन और आज का दिन, बोले जी हमने बात नहीं की, हमने नहीं बात। तो मैंने उसको बिठाया सामने, आया वो मेरे पास। चलो पहले उसने सिम्टम वगैरह बताए, बाद में मैंने उसके बाद साथ बात की। इतना प्यार था तो एक छोटी सी बात के ऊपर क्यों। बोल रहा जी ऐसे कैसे हम मान जाए, ऐसे कैसे नीचे लग जाए, ऐसे कैसे माफ कर दें। उनको इस चीज की रियलाइजेशन भी नहीं हुआ उन्होंने गलत किया है। ये जो इमोशन है फ्रस्ट्रेशन का, रिवेंज का, ठीक है ना, एक बदला लेने का, कुछ नहीं उसको चाहिए, कुछ नहीं, क्या चाहिए, वे सॉरी बोल दे कोई, बस सॉरी बोल दे। दूसरे भी ऐसे ही हो, बोले हमने बोलनी नहीं, चलो दोनों ऐसे ही मिल गए। लेकिन आप किसी की सॉरी सुन लेते हो, उससे होता क्या है? 1 साल का किया कराया गुस्सा सब वेस्ट हो जाएगा एक सॉरी के साथ। कोई फायदा हुआ उसका? सारा वेस्ट हो जाएगा। जो इतनी उसके ऊपर एनर्जी लगाई, जो उसके ऊपर इतना ये किया, सिर्फ एक सॉरी, कोई बोल दे आके सॉरी, तो उससे बस बात खत्म। सिर्फ सॉरी सुनने के लिए हम 2 साल से 1.5 साल से तड़प रहे हैं, बुलाया नहीं किसी को। फिर आके मेरे को बोलता कि जी यहाँ पे ना ऐसे घबराहट सी होती रहती है। होगी, क्यों नहीं होगी? इसको दबा रहे हैं हम, ये जो बोलना चाह रहा है दबाते रहते हैं इसको। ये हमें बताता है कि छोड़ दे, कोई नहीं, अपने ही है। प्यार भी तो कितना था, हेल्प भी कितनी की है उन्होंने, उनका शुक्र कर, उनको अप्रिशिएट कर, उन्होंने जो अच्छा किया उसके लिए, ये बोलता है।
मन नहीं मानता, दिमाग उसको 10 और बातें बता देता है, भाई तूने क्यों नहीं मानना, सॉरी बुलाए बिना नहीं मानेंगे हम। तो ये हमारे इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न होते हैं सर्वाइवल के, ये हमारी इनेट नॉलेज में से नहीं आते। ऐसे ही घबराहट के साथ कोई डिसीजन ले लिया, डर में कोई डिसीजन ले लिया गया, डर गए थे इसलिए ये हमने कर लिया, दिल नहीं माना उसको। लेकिन इम्पेशंस में, कंपटीशन में, भाई उसको मैंने नीचे फर्स्ट आना और इसको नीचा दिखाना, डिसाइड कर लिया मेहनत करने का, अंदर से तो घुटते हैं, खुश थोड़ी होता है। किसी भी कंपटीटर को उठा के देख लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज सुबह की बात, मैं बेटी को छोड़ने जा रहा था स्कूल, तो छोड़ के वापस आया, तो ऐसे सामने से लोग आ रहे थे, मैं भी बाइक के ऊपर था, तो शक्लें देख रहा था सबकी, सबके चेहरे के ऊपर ना ऐसे ऐसे माथा इकट्ठा हुआ, चेहरा इकट्ठा हुआ, सुबह सुबह 7 बजे की बात है, जैसे पता नहीं नींद से उठते ही किसी सर्वाइवल के उसमें चले गए हैं, उठते सार एक भी नहीं मिला जिसके चेहरे के ऊपर। बच्चे, स्कूल के बच्चे ऐसे जा रहे थे स्कूल को, जो +1 में होंगे, शायद 10th में होंगे, 9th में होंगे, वो ऐसे जा रहे थे। उन्होंने तो अभी कुछ देखे ही नहीं जीवन का कोई पार्ट खास, लेकिन वो जो सीखा हुआ है, वो जो हमने, ये भी ऐसे इन बातों पे गुस्सा किया जाता है, इन बातों पे घबराहट होती है और ऐसे ही डिसीजन लिया जाता है, फिर सब करते हैं, मैं कौन सा अकेला कर रहा हूँ। एक तो ये सबसे खतरनाक बात है कि सभी करते हैं, मैं कौन सा अकेला कर रहा हूँ, सब। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार उठ के निकल के देखना, सुबह देखना, सबकी शक्लें देखना, ऐसे लगेंगे जैसे ना कोई रॉबोट तुरे फिर रहे, खोए हुए हैं कहीं ना कहीं, आसपास भी नहीं देख रहे वो, कौन आया कौन गया कोई नहीं देख रहा, कोई पास में से पेड़ गुजरा, कोई पक्षी गुजरा, कोई आवाज आई अच्छी सी, ध्यान ही नहीं मारा उस तरफ, सर्वाइवल में फंसे हैं, भागा दौड़ है, भागा दौड़, और उसी पे हम डिसाइड कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर उस पर डिसाइड करते हैं, हम अपने जॉब्स को उस चीज के ऊपर डिसाइड करते हैं। आप में से भी कुछ बच्चे अभी कॉलेज में होंगे, कुछ ने अभी पास आउट किया होगा, जब करियर के बारे में सोचते हो, ये भी सिखाया हुआ है करियर के बारे में क्या सोचा है आपने, क्योंकि करियर भी हमारा सर्वाइवल इमोशन ही निकाल के लेके आता है बाहर। डर जाते हैं हम करियर के बारे में सोच के, क्या करेंगे आगे, करना क्या है। अच्छा, क्या सोचते हैं करियर के बारे में, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहाँ पे सब क्या विचार आते हैं करियर को लेके मन में। जो बच्चे भी पास आउट हुए हैं या जो कॉलेजेस में ही हैं अभी, बताइए। बोलो बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव होगा तो बढ़िया होगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, करियर को लेके यही आगे ख्याल आता है कि अच्छा ही करना है। अच्छा करेंगे तभी अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा पाएंगे कि उनके आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। चलो, वो बहुत अच्छी बात है, जो आपके विचार है, जो आपकी सोच है, बहुत अच्छी है। लेकिन क्या, जैसे आगे सोचते हो तो एक खुशी होती है सोच के, कि डर लगता है? डर लगता है कि क्या हम क्यों? वो कर पाएंगे। हाँ, क्या हम वो डर कर भी होता। पाएंगे जो हमने आज सोचा हुआ है? हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। क्या क्या जवाब मिलता है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? दोनों विल रहती है कि हाँ एक बार करेंगे भी, पर पीछे पीछे डर भी रहता है। हम्म डर ज्यादा रहता है वैसे, हाँ, डर करने ज्यादा का रहता पता नहीं होता हमें। है। हम्म। लेकिन आप जहां का सोच रहे हो, हम्म। 5 साल बाद का, 6 साल बाद का, हम्म। आपको पक्का पता भी 5-6 साल बाद ये हो जाएगा या नहीं होगा? श्योरिटी तो नहीं होती है। अगर हम कोशिश करेंगे, डिटरमिन्ड रहेंगे, हम्म
टाइम से सब मैनेज करके अपनी स्टडीज चलेंगे तो वो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है। अगर कहीं पे हम डगमगाए तो नहीं भी हो सकती। बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, अभी ये आगे 4-5 साल की बात बाद की बात है ना। अभी से जो 15 मिनट बाद में आपने सोचा होता है मैंने 15 मिनट बाद ये करना है, वो कर लेते हो हर बार? नहीं सर। फिर 5 साल कोशिश बाद का कैसे कर रहे हो? सर कोशिश रहती है कर लूं, नहीं तो फिर मैं हरीड हो जाती हूँ काम करने में जितनी कि वो कर। दूर जितना दूर आप जीवन में देखोगे ना, उतना हम्म, डरोगे। जितना हाँ दूर हाँ। देखोगे। छोटे छोटे अगर टारगेट और लेके। 10 साल बाद देखोगे, टारगेट रखना ही नहीं। टारगेट क्यों रखना है आपने? ये नहीं टारगेट रखना ही, 15। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, बोलते हैं टारगेट रखो, हम्म हम्म गोल रखो, एम रखो, हम्म सबसे ज्यादा डराती हैं ये चीजें। टारगेट हम्म। रखना है क्यों आप? अभी जो कदम उठा के रखना उसके बारे में फिक्र करो। हम्म हम्म 5 मिनट में जो करना उसके बारे में सोच लो कि क्या करना अगले 5 मिनट में। हम्म खाना खाना तो खाने के बारे में सोच लो, कुछ पढ़ाई करनी है पढ़ाई के बारे में सोच लो, खेलना है तो हम्म खेलने के बारे में सोच लो। हम्म। जो भी करना है अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, उससे आगे क्या सोचना है आपने? जब ऐसे ये टास्क हो जाते हैं तो खुशी मिलती है, जब नहीं हो मिलेगी। पाते तो मिलेगी। रिग्रेट होता है कि आप हमने ये नहीं करा, हमारा टाइम चला गया। जो सब आपने अच्छा। आगे 5 मिनट में करना है वो तो आप कर ही लोगे। उसमें हाँ तो क्या पाँच। दिक्कत? हाँ। 5 मिनट में आप ज्यादा काम भी नहीं रखोगे अपने लिए। जिस दिन हम्म एक दिन का सोच लिया, मैं पांच हम्म साल नहीं बोलता, एक दिन की हम्म बात करता हूँ। आपने आज सोच हम्म लिया मैंने कल संडे है ये वाले काम करने हैं, आपसे वो भी नहीं होते, किसी से हम्म। नहीं होते। नहीं होते। होंगे ही नहीं। कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते। हम्म। और जब नहीं हुए तो उसकी ज्यादा परेशानी होती है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो। हाँ, तो मेन इसमें बात जो बताने वाली थी या करने वाली थी वो ये है, एक कहानी है कि पुरानी कहानी है, तो पुरानी कहानी के रेफरेंस है कि लालटेन होती है ना, पता ही होगा मोस्टली सबको लालटेन का, ठीक है ना, लैंप होता है। बोला जब उसको लेके चलो ना तो वो हमें 2 फुट आगे का दिखाता है। वो हमें 100 मीटर आगे नहीं दिखाता, वो 200 मीटर आगे तक नहीं दिखाता भी क्या है, वो सिर्फ 2 फुट आगे दिखाता है। जब हम वो 2 कदम चल लेते हैं, वो 2 फुट चल लेते हैं, फिर वो 2 फुट और आगे दिखा देता है। फिर हम 2 कदम और चल लेते हैं तो 2 कदम और आगे दिखा देता है। तो बात सिर्फ वैसे तो 2 कदम चलने की ही होती है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है गोल का, टारगेट का, अचीवमेंट्स का, ये बहुत डराता है। और उस डर की वजह से हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, डर को शांत करने के लिए। अचीव करने के लिए कुछ नहीं करते, पहले हम डर क्रिएट करते हैं ऐसे कंसेप्ट के साथ, फिर उस डर को शांत करने के लिए काम करते हैं। और उसके बीच में, इस सब चीजों के बीच में, एक बेचारा दिल है जो थोड़ा थोड़ा हमें कुछ बोलता रहता है। उसकी आवाज दबती जाती है। डिसीजंस मेड फ्रॉम अवर इनेट इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स, जो हमारे इनेट इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न है, उनके जो डिसीजन है वो दब जाते हैं। उसके कमांडिंग इमोशंस क्या होते हैं? उसके कमांडिंग इमोशन होते हैं जो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, होते हैं एप्रिसिएशन, तारीफ किसी चीज की। किसी चीज को आपने देखा, फूल देखा, कुछ पौधे देखे, बड़ी बार आपने सुना होगा, महसूस भी किया होगा, कहीं घूमने चले गए पहाड़ों में, मजा आ जाता है, फ्रेश होके आता है इंसान। सबको बड़े बड़े फ्रेश होके आए। वहां पे कैसे जाके फ्रेश हो गए? क्या हुआ वहां पे जाके? आजकल तो वैसे मोबाइल आपको वहां पे जाके भी फ्रेश होने नहीं देता, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यू फील। आप इतना सफर करके गए, 250-300 किलोमीटर सफर करके गए कहीं पे, फिर इतना सफर करके आए, वहां पे भी सफर किया, घूमे फिरे, फिर भी आप फ्रेश हो। यहाँ पे बेड में बैठे बैठे थक जाते हैं आके वापस। क्यों? तो क्या आपने वहां पे देखा मन में किसी चीज को देख के खुशी है, तारीफ निकली अंदर से भी, कितनी खूबसूरत जगह है, मजा आया, खुशी आई, जॉय आया अंदर, प्यार आया अंदर, वो फ्रेश कर देता है। वो चीज फ्रेश कर देती है, वो हमें हमारे सर्वाइवल से निकाल लाती है। इसीलिए लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। पहाड़ तो पहाड़ ही है बेचारे,
आप 10 बार देख लोगे तो पहाड़ में कोई खूबसूरती में थोड़ी कोई फर्क आ जाता है। तो लेकिन आप हर बार जाओगे, हर बार देखोगे, हर बार मजा करोगे, महसूस करोगे। वही क्यों महसूस प्रतीक करते हैं? क्योंकि या अंदर से वो आ गया ऐसे था इमोशंस आते हैं। पिक्चर पिक्चर। ठीक है ना? ग्रेटिट्यूड का इमोशन, किसी को दिल से शुक्रिया कहा हो, बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। किसी के लिए दिल से कुछ किया हो, वो भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको अभी बताई एक एग्जाम्पल कि आप सिग्नल पे खड़े हो, कोई बच्चा आया पैसे के लिए, आप दोगे अपने इसकी सुने बिना? अगर आपने दे भी दिए 5-10 रुपए, दिल में एक सुकून सा रहेगा भी चल कोई बात नहीं। आसपास वाले चाहे बोलते रहे भी क्यों दे दिए क्या है, अंदर थोड़ी सी शांति सी आ जाती है भी चल कुछ हो गया अच्छा, इतना सा होता भी चल इसकी बात सुन ली गई। कोई इंस्पिरेशन आए किसी चीज को देख के, किसी कहानी को सुन के इंस्पायर हो हम, अलग ही जोश आ जाता है अंदर, अलग ही एनर्जी का फ्लो होता है इंस्पिरेशन के साथ। ऐसा कंपटीशन में कभी भी नहीं आप महसूस करोगे। आप किसी के साथ कंपीट कर रहे हो, उसमें कभी ऐसा जोश नहीं महसूस करोगे जो इंस्पिरेशन में से निकल के आता है। काइंडनेस के साथ, सेल्फलेसनेस के साथ, जहां पे आपने अपने आप को आगे नहीं रखा, किसी और को खाना खिला दिया अपनी जगह पे, जा खा ले, उसमें एक अलग सा आराम आ जाएगा। आपकी भूख भी चली जाएगी, वो इतना आराम आ जाता है। कंपैशन, लव, फ्रीडम, आजादी। आज की डेट में अगर आप देखो, जितना मर्जी हम बोलते रहे हम आजाद हैं, ये आजाद हैं, एक भी डिसीजन लेने के लिए आप आजाद नहीं हो। ये नहीं कि आसपास में कुछ है ना, अंदर अंदर फ्रीडम नहीं है। आपका मन कर रहा है कुछ करने का, मन कर रहा है अंदर से, दिल से आवाज ये करें, लेकिन आप आजाद नहीं हो वो करने के लिए। आप अपने आप को 10 बातें बता दोगे भी मैं इस वजह से ये नहीं 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 कर सकता। दोस्तों ने बोला चलो घूमने चलते हैं, नहीं पापा नहीं मानेंगे, नहीं मम्मी नहीं मानेंगे, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं होगी, वट, मन तो सबका ही कर रहा है जाने का, लेकिन हम अपने आप को कोई ना कोई बहाना दे लेते हैं, कोई ना कोई बहाना दे लेते हैं। इन सबसे होता क्या है? अब हम आगे चलते हैं, इससे होता क्या है? एक चलो फंक्शन तो हमें समझ में आ गया कि दिस बेसिकली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Decisions are taken by our intuitive or innate knowledge for which heart is responsible. जो सर्वाइवल इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न है हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है, ये हम लेके पैदा हुए। वैसे ये क्वेश्चन मेरे लास्ट में रखा हुआ था, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। आपने बड़ी बार सुना होगा, पैथोलॉजी की बुक्स में भी पढ़ा है, वैसे भी सुनते आते हैं, मेल्स इनको हार्ट की ट्रबल्स या हार्ट अटैक्स ज्यादा क्यों होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स? more physical work, हम्म, more क्या physical बोले? work, more तो stress than female, more physical work than female. तो फिर तो जो जितने भी हमारे कोई भाई हैं जो लेबर का काम करते हैं जोर का, सबको हार्ट अटैक हो जाना चाहिए, फिर उनको नहीं होता? तो होता ही नहीं। इमोशन सप्रेशन। नहीं, इमोशन सप्रेस करते हैं, Emotion- इमोशंस को खुल के नहीं हम्म, तो फीमेल्स नहीं करती सप्रेस? वो गॉसिप करके चुगलियां करके कुछ ना कुछ निकाल देती है, मेल्स नहीं निकाल लेती, बिल्कुल बहुत सही है बात आपकी। हम जब पैदा हुए थे, जब हमारा जन्म हुआ, हम बच्चे थे, छोटे से हैं, तो जब 15 दिन के रहे होंगे, 20 दिन के रहे होंगे, या आप किसी बच्चे को देखो 15 दिन का है, 20 दिन का है, दो ही इमोशन है उसके पास। क्या इमोशन है? या तो खिलखिला के हंसता है या जोर से रोता है, जोर से रोता है। अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, या ऐसा बना हुआ है कोई काफी देर से, जहां पे मेल्स को बड़ी छोटी उम्र से बता दिया जाता है कि तू रो नहीं सकता। लड़के रोते नहीं हैं। अगर कोई लड़का है वो 6 साल का हो गया, 7 साल का, 8 साल का हो गया, पीछे मेरे पास एक पेशेंट आए, वो बच्चे को लेफ्ट लेग में ट्यूमर हुआ है, मदर केस दे रही है उसकी,
11-12 साल का लड़का है वो, मदर उसको बोल रही है कि ये ना इस लड़कियों की तरह रोता है, लड़कियों की तरह रोता है, कोई भी बात होगी इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, फिर लड़कियों की तरह रोता है। ऐसे बोला जाता है, तो लड़कियों की तरह रोता क्यों है अभी? उसको बताया जाए रोना लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है। तो पहला जो बेसिक इमोशन है हमारा, रोकर बात निकाल देने का, वो ही दब गया। कुछ समय के बाद रोना आता ही नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे उनके घर में कोई डेथ हो गई, बहुत प्यारा क्लोज इंसान था, रो ही नहीं, आता ही नहीं जी रोना। ये जो लोग डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूछिएगा अपने मेल पेशेंट के साथ, कितने मिलेंगे आपको जो रो पड़ते हैं। कभी कभार एक आधा कोई इमोशनल सीन ऐसा आ गया जहां पे 2 आंसू निकल भी आए, वो आसपास में देखेंगे किसी ने देखा तो नहीं रोते हुए, मजाक उड़ाएंगे, फटाफट पूछ लेता हूँ, दबा लेता है, पी जाता है अंदर। क्योंकि मेल्स के लिए रोना एक मजाक बन जाता है। पहला इमोशन तो वहीं पे दब गया हमारा। फिर आता है खिलखिला के हंसने का, मुस्कुराने का। वो जीवन में जो जिम्मेवारियां हैं, फिर मेल को दूसरी बात तूने कमाना है, तूने घर चलाना है, तूने सबको संभालना है, तो बेटा सीरियस हो जा जीवन के लिए, करियर के बारे में सोच, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना? चलो कोई थे बच्चे और उन्होंने तो बोला हमने अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, महसूस करवाना है। अच्छी बात है। और भी अच्छी बात होती है अगर आप बोलते कि मैंने अपने लिए करना है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं जीवन में ऐसे करके क्या कर सकती हूँ, ये और भी अच्छी बात होती है। पेरेंट्स आपके तब भी प्राउड में होते लेकिन आपके ऊपर प्रेशर ना होता काम करने। जब तक आप खुद को प्राउड नहीं महसूस करा सकते, खुद को खुश नहीं महसूस करा सकते, आप किसी को भी नहीं करवा सकते, कोई होगा भी नहीं। जो भी चीज है वो आपके से शुरू होके फिर वो बहना शुरू होती है। अगर आप गुस्से में हो तो सबको गुस्सा दिलाओगे, आप डरे हुए हो सबको डर पैदा करोगे सब में, आप खुश हो तो सबको खुशी बांटोगे, आप में प्यार है तो सबको प्यार बांटोगे। सिंपल फंडा है, सिंपल फिनोमेना है, कोई उसमें बहुत घूमने फिरने वाली चीज नहीं है। चलो दूसरी चीज, उसको सीरियस कर दिया गया। अब हमारे मटीरिया मेडिका में जितनी भी सीरियस दवाइयां हैं, अमोनियम है, ऑरम मेटेलिकम है, लाइकोपोडियम है, क्यूप्रम है, सबका देख लो, स्फीयर ऑफ एक्शन, हार्ट, सबका पकड़ा गया। सबके दिल कमजोर हो जाते हैं एक समय पे जाके। क्यों? क्योंकि जीवन को लेके सीरियस ही बड़े हो गए। और छोटे बच्चे को सिखा दिया जाता है, पेपर आए हैं, एग्जाम आए हैं, उसको बोलते सीरियस हो जाए। फिर एग्जाम आ गए, टेस्ट आ गए, नंबर लेने, सीरियस हो जाए, जिम्मेवार बन जाए, छोड़ दे आगना भागना, इधर उधर होना। मैं कुछ समय पहले कहीं गया था, वहां पे बच्चे खेल रहे थे, उनके आसपास लोग थे बैठे हुए, बातें कर रहे थे, गाड़ियां आड़ियां आ रही थी जा रही थी, तो 4-5 बच्चे खेल रहे थे। मैं उनको 15-20 मिनट देखता रहा। उन बच्चों ने आंख उठाकर एक बार भी नहीं देखा कि इधर उधर चल क्या रहा है, और उनके चेहरे पे जो खुशी थी खेलने की, वो जो इमोशन थे, वो इतने जेन्युइन इमोशंस थे, क्योंकि वो खो गए थे उस चीज में। जैसे हमारा अपना कुछ रहा ही नहीं, हम खुद खेल हो गए हों। होता था, हमारे साथ भी होता था जब छोटे होते खेलते थे। आपको याद होगा, अगर मैं कुछ देर पहले ही डॉक्टर मनरूप के साथ बात कर रहा था बैठ के, कि जब मैं तब 7th-8th में रहा हूँगा, तो हमें छुट्टियां होती थी गर्मी की। गर्मी में जून में इतनी, पंजाब में 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर, पूरी दोपहर में हम क्रिकेट खेल रहे होते थे। आज बाहर नहीं निकला जाता। आप सब जो भी खेलते रहे होंगे, आप सब ने ये चीज महसूस की होगी कि तब तो पता ही नहीं चलता था सर्दी है गर्मी है, कैसा मौसम है, हम एसी का नाम लगा देते हैं। या इनकी वजह से नहीं हुआ है, इनकी वजह से हो भी नहीं सकता, क्योंकि तब होश ही नहीं रहता था हमें।
हम इतने मगन हो जाते थे उस चीज में, इतने खो जाते थे कि अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो परेशानी है, वो थी भी नहीं कोई खास, लेकिन उसके बारे में दिमाग ही नहीं जाता था। लेकिन आज सारा दिमाग ही वहां पे लगा हुआ है, बिकॉज वी आर इन सर्वाइवल इमोशनल इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स, धीरे धीरे करके डेवलप हो गए हैं या हो रहे हैं अभी भी। अगर हम आज से रोकना ना शुरू करें, आज से अपने पेशेंट्स को ना समझाना शुरू करें, या आज से अपने पेशेंट्स को उन चीजों के ऊपर प्रिस्क्राइब ना करना शुरू करें जो उनमें इन चीजों का जन्म दे रही है। और अब किसी भी हार्ट कंडीशन वाले स्पेशली पेशेंट को बिठा के ये बातें पूछो, उनकी केस टेकिंग में पूछिए भी ऐसा क्या क्या हुआ है, ये वाले इमोशंस आप में भारी रहे हैं काफी समय से कि नहीं। 100 में से 100 में आप मिलेंगे भी हो रहे हैं। बहुत समय हो गया खुश हुए हुए, हंसे हुए, कोई पोएट्री पढ़े हुए, कोई दिल से। मेरे पास आजकल जो भी पेशेंट है मैं सबको बोलता हूँ एक चीज, एक हमारा वर्ड होता है कैथारसिस, आपने सुना भी होगा। कैथारसिस होता है कि जब हम अपने बहुत डीप इमोशंस हैं किसी जरिए से बाहर निकाल दें, कोई गाना गा के निकाल दिया जाए, कोई लिख के पोएट्री, कोई पोएम लिख के निकाल दिया जाए, बात करके निकाल दिया जाए, या अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कर ले जो दिल को बहुत अच्छा लगता है। कल परसों मेरे पास एक आए, हमारे पावर डिपार्टमेंट में यहाँ में काम करते हैं, तो उनके साथ यही बात चल रही थी, इसी बारे में बात चल रही थी मेरी। उनको बता रहा था मैं कि एटलीस्ट जीवन में एक काम ऐसा रखो जहाँ पे आप मगन हो जाते हो, बस फिर आपको पता नहीं चलता भी कौन आया और कौन गया, ऐसे हो जाते हो आप। तो बोले जी मेरे को गार्डनिंग का बड़ा शौक है। मैं मेरी मदर हैं जो, उनकी मतलब मदर हैं, बोलते कि मेरी मदर ना मेरे को बोलती रहती है कि तूने गमले रख रख के ना छत गिरा देनी किसी दिन, तो लेकिन मेरे को शौक बहुत है उनका। बोले मैं माली को छुपा छुपा के लेके आता हूँ अपनी मदर से। तो वो जो एक उन्होंने अंदाज में बताया कि वैसे वो भी हमारा बचपन था, बचपन में ऐसे करते थे कि मम्मी डैडी को कुछ पता ना चल जाए, वो छुपा छुपा के काम करते थे। तो वही वही तो चीज है, वही तो है कि इंस्पिरेशन, वही तो एक खुशी है। तो एक कैथारसिस हमेशा जीवन में होना चाहिए। ठीक है आज की भाग दौड़ है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ, मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें देता होता हूँ, बताता होता हूँ, करके देखना एक बार। सुबह निकलिएगा एक बार, किसी दिन सड़क पे निकल जाओ सुबह, देखना सुबह सुबह लोगों की शक्लें कैसी होती हैं, और सोचना एक बार कि क्या आप भी इन्हीं की कैटेगरी में आना चाहते हैं, ऐसी शक्लों की कैटेगरी में। आपके अंदर दिल से आवाज आएगी मैंने ये शक्ल बना के कभी नहीं भूलना, ऐसे उखड़ा हुआ चेहरा मेरे से तो होगा भी नहीं। कितने हमारे मसल लगते हैं, कितनी एनर्जी लगती है ऐसे चेहरे को इकट्ठा रखने में, रिंकल रखने में फेस, और हंसने में कोई एनर्जी नहीं लगती। अब इससे होता क्या है, हमारे हार्ट का एक मैयरिंग पैटर्न होता है, हार्ट को मैयर करने का, उसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जैसे पहले रिदम को नापा जाता था, लेकिन रिदम ऊपर नीचे जाती है, तो अभी ये एक नई मोर डीपर मोर क्लोजर टू द एक्यूरेसी एक टेक्निक है टू मेजर द हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना that measures environmental and psychological challenges as reflected by the variation of heart's beat to beat intervals। हम जो भी कोई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या कोई हमारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो हार्ट रेट है उसमें वेरिएबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। कोई भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चेंज आता है तो उसमें जो हमारी HRV है उसके ऊपर वेरिएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है हमारी, हम उतने ही हेल्दी होते हैं। बेसिकली मैं आपको आगे चार्ट भी दिखाता हूँ कि ये जो नीचे वाला पैटर्न है हमारा, ठीक है ना, वेरिएबिलिटी क्या है कि ये हमारा हार्ट रेट है इधर, और ये टाइम है कि इतने समय में हमारी इतने बीट्स आई, ठीक है। तो आप देखोगे भाई वो 80 से 60 के बीच में है एक समय में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितनी कम है, फिर कितनी कम है, फिर यहाँ पे कितनी कम है, यहाँ पे और भी कम हो गई, यहाँ पे और भी कम हो गई, फिर और, ठीक है ना। ये जो सिकुड़ता जा रहा है चार्ट, यहाँ पे एक्सपेंडेड है, ज्यादा है,
सब इतने ज्यादा समय के लिए हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर रिदम में बीट करता रहा। फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड पर हमारा जो 60 बीट्स पर हमारा जो है हार्ट 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बीट करता रहा। तो ये एक अच्छी चीज है कि इतनी देर हम एक स्टेबल स्टेट में रहें। ये हमारी एक इम्पेयर्ड स्टेट है, इसको हम इनकोहेरेंस बोलते हैं। कोहेरेंस और इनकोहेरेंस, ये जो है ये इनकोहेरेंट स्टेट है जो कि फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, वरी, इरिटेशन में से निकलती है, और ये हमारी कोहेरेंट स्टेट है जहां पे पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। दो तरह के इमोशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें कोई खास डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, पता होता है हमें जैसा आप महसूस कर रहे हो वैसा ही इमोशन चल रहा है कहीं ना कहीं। अगर थोड़ा घबराए हुए तो कोई ना कोई ऐसा बात चल रही है, इमोशन चल रहा है जो घबराहट प्रोड्यूस कर रहा है। थोड़ा डरे हुए हो तो वैसा चल रहा है, थोड़ा खुश हो तो वैसा चल रहा है इमोशन। तो उसको पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आपके साथ बैठा इंसान भी बता देगा भाई क्या हो गया, तू घबराया क्यों है, वो बता देगा आपको कि तू घबराया हुआ है। तो उस टाइम हम इनकोहेरेंस में होते हैं, हमारा जो हार्ट रेट है वो इनकोहेरेंस में होता है। और अगर ऐसे ही चलता चले सालों साल, क्या होगा फिर? क्या होगा फिर? होगा ये, when heart is in coherence it produces an elevated sense of well-being। हम जब कोहेरेंट स्टेट में होते हैं तो एक वेल बीइंग की स्टेट रहती है हमारे अंदर कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये जो हमारी फीलिंग है, it sets in motion a cascade of at least 1400 biochemical changes in the body that promote growth and repair। 1400 ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम कुछ सेकंड के लिए 30 सेकंड 35 सेकंड भी स्टेट में रहें तो ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर को प्रमोट करते हैं, हमें हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपको कुछ करना अच्छा लगता है, आपने वो करो। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो, किसी को साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मजबूरी में नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं ना मजबूरी में जाते हैं। आजकल लोग साइकिलिंग में कंपटीशन में जा रहे हैं, और लो जी मेरा दोस्त ने 10 किलोमीटर चला दिया, मैं 15 चलाऊंगा। वो कोई कोहेरेंस की स्टेट नहीं है। अगर आप कंपीट कर रहे हो, चाहे वो हम कहें नहीं नहीं ये तो फ्रेंडली कंपटीशन है, कंपटीशन कंपटीशन होता है, देयर इज नथिंग फ्रेंडली अबाउट इट। या तो आप आगे बढ़ जाओगे जिसका प्राउड महसूस करोगे, अगेन अ नेगेटिव इमोशन, या पीछे रह जाओगे जिसकी फ्रस्ट्रेशन होगी, अगेन अ नेगेटिव इमोशन। एंजॉय नहीं किया आपने। तो अगर खेल रहे हो आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप बैठ के कोई पेंटिंग कर रहे हो, कोई गाना ही सुन रहे हो। बड़ी बार जिनको म्यूजिक का शौक है, कभी कभी गाना हमें एक अलग ही स्टेट में ले जाता है जहां पे हम रहते नहीं हैं, जब वहां पे हम होते ही नहीं। और वो जो फीलिंग है ब्लिस की, जॉय की, एक्सुबरेंस की, वो हमें कोहेरेंट स्टेट में लेके आती है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि हम उस स्टेट में ज्यादा देर रह नहीं सकते। गाना तो खत्म हो ही जाना है एक सेकंड पे जाके, गाना तो किसी ना किसी समय पे खत्म हो ही जाएगा। तो कुछ भी ऐसा है, सुबह उठ के हम करते हैं ऐसा, पेशेंट्स को बोलोगे ऐसा कुछ किया करो, हार्ट की डिजीजेस बहुत कम हो जाएंगी इससे। यहाँ पे जो बेचैनी सी लगी रहती है, घबराहट सी लगी रहती है, जैसे पेपरों में होता है, एग्जाम होने वाले होते हैं ना, या कोई वाइवा होता है, डरे होते हैं बहुत, यहाँ पे होती है बेचैनी, धक 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 चल रहा होता है, पता नहीं क्या हो जाना अंदर जाके, जैसे कोई शेर की गुफा है उसमें हमें भेज रहे हैं अंदर। क्यों? 2 मिनट पीछे आके सोचो भी क्या फायदा इस चीज का। मैं नहीं बोलता एग्जाम नहीं देने, पेपर नहीं देने, लेकिन एंजॉय करके दो, मजे में दो, कोई बात नहीं। तो कितने कितने पेपर ले लेंगे, हो ही जाने एक दिन खत्म पेपर सारे। लेकिन बात यह है कि हमने भी सीखा हुआ है शुरू से भी, पेपर ऐसे डर के ही दिए जाते हैं, क्योंकि आसपास आप कमरे में बैठे हो, 4 लोग हो तो चारों ही डरे हुए हैं।
तो अगर आप नहीं डरोगे आप खुद को आउट ऑफ द ग्रुप डाल पाओगे, और वो और भी खतरनाक चीज महसूस होती है, होती नहीं है, महसूस होती कि ये सब डरे हुए हैं तो कोई डरने वाली बात होगी, मैं क्यों नहीं डरा, वैसे ही डर लगने लग जाता है। लेकिन होता क्या है उस डर के साथ कि वी गो इनटू स्टेट ऑफ इनकोहेरेंस, इट इनहिबिट्स आवर एबिलिटी टू क्रिएट एंड प्रमोट्स डिसइंटीग्रेशन। हमारी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है क्रिएट करने की। आप रोज पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सेल क्रिएट करते हो अपने अंदर, जो आप पैदा हुए थे वो आज नहीं हो आप, तो कब का चला गया, वो तो कब का खत्म हो चुका है जो पैदा हुआ था शरीर, तो कब का रिप्लेस हो चुका है वो, तो जो आज हो वो भी नहीं रहना अगले 1 साल तक, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। देयर इज अ कॉन्टिन्यूस क्रिएशन गोइंग ऑन इन अस। लेकिन जब हम इनकोहेरेंट स्टेट में होते हैं, सारा ध्यान ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सर्वाइवल के ऊपर लगा हुआ है, तो बनाएगा क्या बेचारा वो। सो दीज सर्वाइवल इमोशंस of hurt, anger, stress, jealousy, rage, competition, frustration, which make heart incoherent, trigger the release of 1200 biochemicals which take the body's focus away from growth and repair to survival. 1200 ऐसे बायोकेमिकल कुछ ही सेकंड में बनने शुरू हो जाते हैं जो बॉडी का पूरा फोकस ग्रोथ और रिपेयर से हटा के सर्वाइवल पे लगाते हैं। बचना कैसे है, शेर की गुफा में से निकल के वापस कैसे आना है, उसमें लग गए हम, तो उसमें लग गए। तो फिर अगर बीमार हो भी गए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि क्यों हुए हैं बीमार, इस वजह से हुए हैं कि कितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चल पड़े अंदर जिन्होंने रिपेयर होने ही नहीं दी, ग्रोथ होने नहीं दी। डीजनरेशन तो चल ही रही है, डीजनरेशन तो एक नॉर्मल पार्ट है बॉडी का, एक सेल खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी जगह दूसरा आ जाना चाहिए, दूसरा आ ही नहीं पा रहा, आ ही नहीं पा रहा दूसरा, और यही हमारी बीमारियां बन जाती हैं आगे चल के। दिल दुखी दुखी रहना शुरू हो जाता है, कोई खुशी नहीं महसूस होती। कोई इंसान है, उसने पैसा धन बहुत कमा लिया सारी उम्र, कैसे कमाया, दिमाग से ही कमाया ऑब्वियसली, एक स्टेज आ गई, पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी कहाँ मिलती थी, दोस्तों में बैठ के, तो छूट गए। खुशी कहाँ मिलती थी, घूमने फिरने से, बाहर निकलने से। कल ही एक पुराने मेरे स्टूडेंट हैं, वो आए हैं, अपने पापा की बात बता रहे थे कि पापा बहुत बोलते मेरे को वहां घूमने जाने को मन करता है, वहां घूमने जाने को मन करता है, दिल करता है वहां पे निकल जाऊं। तो बोलते, जब हम बोलते कि जाओ, बोल रहे कि तुम लोगों की जिम्मेवारियां पूरी होंगी फिर जाऊंगा। ये बहाना है, जिम्मेवारियां भी कभी खत्म हुई हैं, कब हुई हैं खत्म? जिम्मेवारियां इंसान के साथ ही चली जाती, वो नहीं होती खत्म। लेकिन ये दिमाग का बहाना होता है दिल को दबाने के लिए, बड़े सालों से बनाया हुआ है। पहले जॉब करते हैं जी, तो जॉब से छुट्टी नहीं मिलती इसलिए नहीं जा सकते, रिटायर होंगे फिर घूमेंगे। जब रिटायर हो गए तो फिर रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन, उसको संभालना है, ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, बच्चों को देखना है, फिर आगे ग्रैंड चिल्ड्रन आगे, फिर उनको देखना है, ये वो हमारे बिना उनका चलता नहीं पीछे। बहाने हैं, सब बहाने हैं, बताते रहते हैं अपने आप को। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करना है, बस ये बात है, तो सच तो अपने आप निकल के आ जाएगा सामने। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करना है, लोग अपने आप बनाना बंद कर देंगे। पेशेंट्स में इन चीजों को देखना है हमने कि ये किन चीजों में फंसे हुए हैं, यहां से इनकी दवाई निकाल के लेके आनी है। लेकिन इन सब चीजों की पहचान अपने आप से शुरू होती है, पहले अपने आप को पहचानो, थोड़ा थोड़ा इसको सुनो, बात को सुनो, इसको सुनना शुरू करोगे तो मानना भी शुरू कर दोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू करो। किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, गुस्सा है उसके ऊपर, दिमाग कहता है बुलाना मत दोबारा, दिल बोलता है कोई नहीं, दोस्त है यार पुराना, बुला ले। दिमाग कहता है उसने गलती की थी, उसने क्या कुछ नहीं बोला तेरे बारे में, क्या कुछ नहीं कहा उसने। दिल फिर बोलता कि यार है तो अपना प्यारा बंदा ही, कितनी अच्छी घड़ियां थी उसके साथ बिताई, कितना अच्छा समा गुजारा है उसके साथ,
आज उसके बिना वैसे भी जीवन अधूरा अधूरा सा लग रहा है। सुन लेना दिल की बात, बुला लेना, कोई बात नहीं, दिल खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको बुला के, और दिमाग को भी एक नई नॉलेज जाएगी भी ऐसे नहीं सोचते हो, ये पुरानी बातें होगी। ठीक है ना। सो दीज आर द ट्रू फंक्शन ऑफ द हार्ट। ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है, बशर्ता हम इसकी बात सुने। ये हमें विजडम देता है, समझदारी देता है, सयाना बनाता है। मैं कल ही बात कर रहा था, बैठे थे तो कुछ बात चली इंटेलेक्ट के ऊपर, कि दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो होते हैं अज्ञानी, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। 3 तरह के लोग। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि अज्ञानी तो वो होता है जिसको पता ही नहीं होता कि उसको कुछ पता है, जिसको पता ही नहीं होता कि उसको कुछ नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि मेरे को नहीं पता, वो हो जाता है अज्ञानी। ज्ञानी वो होता है जिसको पता होता है कि मेरे को सब कुछ पता है। तो ज्ञानी को ये पता होता है कि मेरे को सब कुछ ही पता है। फिर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि मेरे को कुछ नहीं पता। क्या होता है? उसको पता होता है कि मेरे को कुछ नहीं पता। सुकरात को किसी ने पूछा कि आपने सबसे ज्यादा सियानत कब आई थी, तो उसने यही जवाब दिया कि जिस दिन मुझे ये पता लगा कि मेरे को पता ही कुछ नहीं, उस दिन मैं सियाना होना शुरू हो गया। तो जो अज्ञानी और ज्ञानी है ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अज्ञानी भी रुक जाता है एक जगह पे जाके, ज्ञानी भी रुक जाता है। जब ज्ञानी को पता लग जाता है मेरे को तो सब कुछ ही पता है, तो उसने आगे क्या करना? वो किसी की बात सुन के नहीं राजी, वो किसी ओपिनियन को सुन के नहीं राजी। जो अज्ञानी है हाल उसका भी यही है। अज्ञानी को तो पता ही नहीं कि मेरे को नहीं पता, तो उसने किसी की क्या सुननी। ठीक है ना। आप चाहे दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जुड़े रहना है हमेशा। जो आपको सामने दिख रहा है वो सच है, जो आप सामने देख के महसूस कर रहे हो वो सच है। धीरे धीरे करके वो झूठ जो है वो साफ होता रहेगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं वही बात कर रहा था कि दुनिया में हमने जो इकट्ठी की हुई 90% चीजें बेकार हैं, उनका कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम फिक्रमंद रहते हैं। एक एग्जांपल है, आप कहीं घूमने गए, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं, घूमने जा रहे हो, वैसे ही टहलने जा रहे हो, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं लेना, लेकिन आप टहलने जा रहे हो बाजार में, बाहर निकले हुए हो, कोई फिक्र होगा आपको किसी भी चीज का? आपकी जेब खाली है, उसी जेब में 1 लाख रुपया लेके निकलो जरा बाजार में, 5-5 सेकंड बाद जेब को हाथ लगा के देखोगे भी ठीक है सब कुछ। तो जेब में 1 लाख रुपया तो आ गया, लेकिन उसकी परेशानी भी तो कितनी आ गई। ये नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए इन चीजों के लिए, ना उसके आने के लिए ना जाने के लिए। ऐसी स्ट्रेस, ऐसी एंजाइटी आपको आगे तंग ही करेगी। छोटा देखो, बस आगे का थोड़ा सा 15 मिनट में 20 मिनट में क्या करना है। कल बात कर रहा था, बैठे थे मेरे पास सब लोग, तो लड़कियां थी उनमें, मैं मोस्टली होता है फीमेल्स को ना, घर में भी हैं वैसे भी, सुबह खाना बना रही होती हैं और उनको फिक्र होती है भी रात को क्या बनाना है खाने में। सुबह वाला भी बन रहा है, खाया भी नहीं किसी ने, दोपहर में क्या बनाना है, अभी रात में क्या बनाना है। जब आएगी रात खाना बन ही जाएगा, इतने सालों से बनता आ ही रहा है खाना, उसमें क्या फिक्र करने की बात। लेकिन दिमाग वहीं पे चलता रहता है कि क्या बनाएंगे। कोई मेहमान आने वाले घर, तो उसमें हमारी जो घर की लेडीज होती हैं फिर वो परेशान, क्या बनाएंगे, क्या खिलाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। मेहमान आ रहे हैं बात करने को, रिलैक्स होने को, हंसने को, आप भी वैसे हो, तो जो आएगा देख लीजिए, जो बन गया बना दें। 4 पकवान जल्दी जल्दी परेशानी में बनाने से 2 आराम से बना लो, बहुत है, क्या फर्क पड़ता है उसमें।
आपने 4 पकवान बनाए, आगे आया बंदा, वो बोला कि मेरा तो पेट खराब है, फिर क्या करोगे? गए आपका खाना? नहीं जी हमने तो आज कुछ नहीं खाना, पेट थोड़ा खराब चल रहा है, फिर गया, इतनी मेहनत बेकार, इतनी चिंता ली वो बेकार, फिर गुस्सा आता है, तो इतना बनाया खा के नहीं गया। तो इन चीजों को हमने समझना भी है, समझाना भी है, वाइल प्रिस्क्रिप्शन इन चीजों का दिमाग में ध्यान भी रखना है कि क्यों मेल्स ज्यादा इसमें फंसे होते हैं, दबाया हुआ है अंदर, कोई कैथारसिस का साधन ही नहीं है निकालने का। और फीमेल्स हैं वो रो के भी निकाल लेती हैं, इजी है रोना, उनको किसी ने सिखाया नहीं भी लड़की होके तो रो नहीं सकती, वो रो सकती है क्योंकि एक नॉर्मल इमोशन है। जैसे किसी ने बोला कि गॉसिपिंग के साथ कोई बात कर ली सहेली के साथ, हम तो बात भी नहीं कर सकते, वो भी दब्बा ठप्पा लग जाता है कि औरतों की तरह चुगलियां कर रहे हैं बैठ के। बात करनी होती, सिंपल एक दिल की बात है, भी मेरे को ये चीज बुरी लगी यार, आपने की, निकल गई, कैथारसिस का एक साधन बन जाता है। धीरे धीरे करके ये भी समझ में आ जाएगा कि भी ये चीजें फालतू हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। क्या, चलिए आज इसी के बारे में मैंने बात करनी थी। नेक्स्ट सैटरडे से फिर ऑर्गेनम का शुरू करेंगे, वैसे ही एक केस लिया करेंगे। थोड़ा सा मन था क्योंकि कुछ पीछे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए पेशेंट के साथ, जिससे थोड़ा मेरे को ये हुआ कि ये चीज शेयर करनी जरूरी है। क्या, चलिए इसी के साथ आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी, जैसे आपने बोला कि डीजनरेशन होती है हमारी और हम्म, स्ट्रेस की वजह से, लेकिन जनरेशन नहीं होती क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। हम्म, तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन जो ब्लिस में है, हम्म। स्ट्रेस में नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए, तो तो सर फिर कोई मतलब जैसे कह दें कि वो तो अमर हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी तो रिजर्वेशन हुई सारी। ठीक है, देखो अमर होना ना होना ये बात की बात है। अमर होना, हम बेसिकली शरीर के अमर होने की बात करते रहते हैं। अमर तो सभी ही हैं। अगर आप देखो, यू आर नॉट ह्यूमन बींग्स, यू आर बेसिकली इटर्नल बींग्स, अगर इसके ऊपर बात करनी है तो। ठीक है ना, एक से बाद दूसरे, दूसरे से बाद तीसरे, उसमें हम आते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। बट वो जो सोर्स है या जो है वो तो है ही है। आप तब भी थे जब यूनिवर्स बना था और आप आज भी हो, लेकिन आपको यूनिवर्स ना बनने का ज्ञान इसलिए नहीं है कि कैसे बना था, क्योंकि आप आते ही उलझ गए चीजों में, उलझा दिए गए। तो अमर तो है ही है। नाउ रिगार्डिंग द बॉडी, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि जनरली, चलो कोई एक्सीडेंट हो वो अलग चीज है, या वैसे कोई अलग चीज है, वैसे तो वो भी इन्हीं में आ जाता है। जनरली द डेथ हैपन्स हमारी मर्जी के साथ, हमारी मर्जी के अगेंस्ट नहीं होता, हमारी मर्जी के साथ होता है। जब हम तैयार हैं उस चीज के लिए किसी भी रूप में। अगर कोई इंसान 2 साल से सोच रहा है यार जीने का कोई फायदा नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा, चाहे वो रोज नहीं सोच रहा, कभी कभी सोच रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा शुरू हो जाएगा कि जीने की वजह खत्म होनी शुरू हो जाए, शरीर में ऐसा कुछ हो जाए कि फिर बाद में चाहे जितना मर्जी बोलता रहे कि भी मैं नहीं मरना चाहता या नहीं, आप बड़े डीप लेवल से ये सोचते आ रहे हो कि ये ही जीवन। मैं एक फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, परसों ही कोई पेशेंट आए, यूपी से ही आए थे, बोल रहा कभी कभी मन में आता है कि मर ही जाए तो अच्छा है, ये जो जीवन चल रहा है फेलियर का, बदकिस्मती का, ये इससे अच्छा है तो। अब दोनों तरफ को देखा जाए, लेने तो बेचारा दवाई आया कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन सोच ये भी रहा है कि मर ही जाए। यही तो कन्फ्लिक्टेड स्टेट है शरीर की, मन की, कंफ्यूजन है, एक चीज भी नहीं चाह सकते हम ढंग से।
ठीक भी होना चाहते हैं और मरना भी चाहते हैं। तो whenever this thing happens, this happens with our approval, धीरे धीरे करके। इसलिए मैंने बड़ी बार एग्जांपल भी दिए कि जो एक एज है वो क्यों कम होती जा रही है लोगों की। हमने ये जो आज बात करते हैं टारगेट, एम्बिशन ही इतना छोटा रख लिया, कोई है ही नहीं बड़ा एम्बिशन, कोई एम्बिशन नहीं है। मैं पीछे बात कर पीछे अभी इलेक्शन होने वाली हिमाचल में, तो न्यूज वगैरह पढ़ता रहता हूँ मैं कभी कभी। तो एक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई कि हिमाचल में 1200 प्लस ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर हैं। कुछ के बारे में उन्होंने कहानियां भी बताई, जिनकी कहानियां उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कोई नॉन पर्सनैलिटी नहीं है, वो आम लोग हैं। कोई फार्मर है, किसी की दुकान है किराने की, कोई कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है। वो लोग हुए 100 साल के। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का कोई टारगेट ही नहीं था कि मैंने जी जीवन में ये करवाना है। तो जब टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म। बच्चों की शादी हो जाए जी, बस फिर तो क्या है, फिर चाहे भगवान बुला ले। जब बच्चों की शादी ही टारगेट है, बच्चों के सेटल होना ही टारगेट है, बस पोते का मुंह देख लें वही टारगेट है, तो फिर उतना ही होगा जीवन, और कितना हो जाएगा। हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो। फिर अच्छा भला तुरता फिरता इंसान ही चला जाता है। द मोर योर लाइफ इज विदाउट टारगेट, विदाउट एम, आप उतना लंबा जीते जाओगे। और ये देखना, मैं नहीं, आप कहानियां पढ़ना उनकी भी, क्या था जीवन में टारगेट, वो था ही कुछ नहीं। सबकी यही कहानी निकल के आती। जापान में एक गांव है ऐसा जहां पे लोग 110 120 साल के होते हैं। उनसे जब पूछा गया जी आपकी लंबी उम्र का राज क्या है, बोला जी राज तो हमें पता नहीं, हम बस गांव से कभी निकले ही नहीं बाहर। जितने हमारे साथ वाले कोई निकल के गए शहरों में बसे, वो मर गए, हम यहीं पे बैठे हैं। निकले इसलिए नहीं क्योंकि कोई एम्बिशन ही नहीं था कहीं जाने का। उगा रहे हैं, खा रहे हैं, वहीं से जो बन रहा है बना रहे हैं, जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। हम सोचते हैं जीवन की एंजॉयमेंट शायद कोई चीज ले लें उसमें से है, कोई पोस्ट पे पहुंच जाए उसमें से है, कोई पदवी मिल जाए उसमें से है ही नहीं। उनमें कहाँ है, परेशानी है वो तो। जिन चीजों को हम सुख का सोर्स मानते हैं, हैप्पीनेस का सोर्स मानते हैं, वही दुख के कारण होते हैं बेसिकली। मेरी बात को लिख लेना, इसको जाके आजमा के देख लेना, सोच के देख लेना इसके बारे में 10 मिनट। जिन भी चीजों को आप खुशी का कारण मानोगे, वही दुख के कारण बनेंगे। हाँ जी बताइए, बच्चे कुछ पूछ रहे थे। सर अभी जैसे हमें पता है ये बात कि एम्बिशंस, कंपटीशन, ये सब सोर्सेज है सैडनेस के, हेल्थ डिटोरिएशन के। जी, तो अब जब हमें पता है तो आपको क्या लगता है हमें कैसे करना चाहिए एडजस्ट? बिकॉज until and unless we will not compete तो कुछ हो नहीं पाएगा। एम्बिशन नहीं है तो भी कुछ हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं तो हो पाएगा? according क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ। सर ये तो आपने क्योंकि सीखा हुआ है कि आपको compete करना पड़ेगा। वो अंडे वाली बात है ना, वो 3 इडियट वाली, कि यू आर इन अ रेस। जी वही बात है, वो तो तो सीखी हुई है आपने। आपने उसके बाहर निकल के कभी सोचा ही नहीं। मैं पूछता हूँ, आपके जितने भी एम्बिशन है, जितनी भी मोटिवेशन है, जिसके भी लिए आप काम कर रहे हो, उस सबको हटा दो जीवन में से। फिर आपका काम करने को मन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यही तो दुख है कि हमने हर काम उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। आपका अपने मजे के लिए कोई काम करने को मन ही नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं भी मजा आता किस चीज में है, अच्छा लगता क्या है, सर ये नहीं पता। कंपटीशन नहीं तो बहुत ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर हाँ तो भटक फिर क्या हुआ? जाएंगे। क्या भटक जाओगे आप बताओ? सर मैं क्या थर्ड ईयर भटक जाओगे? मेडिकल उतना फोकस नहीं करूंगी अभी। सिर्फ ये फोकस रहता है कि आधा मैंने पढ़ लिया BHMS एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट लाइफ एंड माय करियर। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ये सब। तो आप बताइए कि बीच में रहे, बहुत ज्यादा इधर भी ना जाए, बहुत ज्यादा बीमार भी ना अब मैं पड़े। आपको बताता हूँ। आपने 10th में भी कंप्लीट किया होगा, 9th में भी कंप्लीट किया होगा। आज उस 9th 10th का क्या बना? नथिंग। यही इस कंपटीशन का बनना है आगे।
जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन इज बेसिकली अ डिसीट, एक डिसीट है जीवन का, झूठ है जीवन का। झूठ में से झूठ ही आएगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, नथिंग ही निकलना उसमें से। पढ़ना का अगर शौक पड़ जाए वो अलग बात, मजा आने लगे ज्ञान में, कंप्लीट करने में नहीं, ज्ञान में कि आज कुछ नई चीज सीखने को मिली। हमने आज बात की, अगर आप में से किसी को कुछ नया सीखने को मिला आज इस बात से, तो उसमें मजा आएगा। आपकी सिलेबस की बुक्स मैटर नहीं करती, आप ज्ञान लेने के लिए क्या पढ़ते हो वो मैटर करता है। आप सीखने के लिए नहीं जरूरत, आप मजे के लिए क्या पढ़ते हो वो मैटर करता है, और याद भी वही रहेगा। ये तो भूल जाओगे आप, जिस दिन पेपर दोगे, मैं 2 दिन के बाद आपको दोबारा पेपर दूंगा, भूले हुए होगे सब कुछ। पेपर आपने इतने सालों से दिए हैं, याद करना उन टॉपिक्स के बारे में आज याद है कि नहीं है? कुछ नहीं याद होगा उसमें। सब मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स 4th ईयर के बाद, फिर जब मैं बैठ के सामने पूछता हूँ अच्छा भी हार्ट के बारे में क्या क्या पता है, किडनी कलेक्टिंग टिप, याद ही कुछ नहीं, फिर दोबारा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो क्यों नहीं याद? उसी के अगेंस्ट आपने कोई कहानी पढ़ी होगी बचपन में, कहानी सुनी होगी कोई बचपन में, जिसको सुन के कोई मन में इंस्पिरेशन आई, अच्छा लगा सुन के, वो आज तक याद होगी, वो आज तक याद होगी और होनी चाहिए भी, क्योंकि वो आपने दिल से सुनी। ये डर की वजह से पढ़ रहे हैं हम, करियर का डर, कंपटीशन का डर। किस कंपटीशन है क्या? आपके साथ 2 दोस्त हैं आपके, जिनके साथ आपका प्यार है, आप उनको पीछे करना चाहते हो? कहाँ पीछे करना चाहते हो? और कंपटीशन की भावना तो करोगे ही, तो उसमें दिल सुखी होगा कि दुखी होगा? आप अपने लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, पेपर के लिए ना पढ़ो, किसी जॉब के लिए ना पढ़ो, किसी की चीज के लिए ना पढ़ो। अगर पढ़ना ही है, इसलिए बोलता हूँ कि ऑर्गेनन या हमारी जो जिनका मन बन गया है होम्योपैथी करने का, ये चीजें मजे के लिए पढ़ो, मजा आए पढ़ के। आज एक दवाई पढ़ी, मजा आ गया, बाद में वो भी मजा आ गया बस पढ़ के। मजबूरी में मत उठाओ किताब, किसी दिन नहीं मन कर रहा मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं है। उस दिन जो अच्छा लग रहा है दिल को वो करो। कहीं घूमने फिरने जाते हो, मत लेके जाओ साथ में किताब अपने आप से भी झूठ ना बोलो कि मैं जाके पढ़ूंगा वहां पे या पढ़ूंगी वहां पे। आप घूमने फिरने लो, दोनों दोनों की बेइज्जती कर रहे हो, पढ़ाई की भी और घूमने फिरने की, दोनों के साथ धोखा है। घूमने फिरने गए, घूमने फिरने जाओ, किसी कैंप में कोई पेशेंट देखना फिर सिर्फ पेशेंट देखना, बस, फिर ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। आगे अगर 15 मिनट में विचार आता है कि चलो पढ़ लिया जाए तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई डेट शीट है उसको देख के मत पढ़ो, फजूल है वो। आप अगर कहीं जॉब लग भी गई, सिलेक्ट हो भी गए, घर वालों को खुश कर भी दिया कुछ समय के लिए, तो क्या घर वाले फिर से उदास नहीं हो सकते? खुश करते रहो। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनका सारा जीवन घर वालों को खुश करने में लग गया और वो खुश कभी नहीं, फिर कोई बात आ जाएगी, आप जब फिर से बात नहीं मानोगे फिर कोई ना कोई दुखी है। तब तक किसको खुश करते हो? जॉब लेनी है, काम करना है, अपने लिए, किसी के लिए मत करो, अपनी खुशी को देख के करो, मेरे को इसमें खुशी मिलेगी, मैं अगर ये काम करूं, मैं अगर कहीं पे आईएएस लग जाऊं, मैं कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब, मेरे को उसमें मजा आएगा, मजबूरी नहीं होगी सुबह उठ के 9 बजे जाना। जॉब सिक्योरिटी एक बड़ी गलत, ये भी एक परेशानी वाली ही बात है। जॉब सिक्योरिटी जिसने भेजा है उसने आपको सिक्योर ही भेजा है, उस पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा जुगाड़, सबका किया हुआ है।
सबका किया हुआ। खाना तो सबको ही मिल रहा है, पहनने को भी सबको ही मिल रहा है, आगे भी हो जाएगा। लेकिन दिल को निचोड़ के करोड़ों कमा भी लिए, वो जीवन फिर वेस्ट ही है, उस जीवन का कोई पर्पस नहीं था। बहुत मुश्किल है इन बातों को समझना, मानना, अंदर उतारना, लेकिन आज नहीं आएंगे अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप महसूस करोगे, ये बात फिर से याद आएगी, फिर आएगी। मैं समझता भी नहीं भी आज सबको ये जो खास करके मनी पैटर्न है उसको थोड़ा समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के साथ हमने जोड़ा होता है ना। और सर्वाइवल ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब जो हमारी सोच है सर्वाइवल को लेके, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, आपने कोई टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, उसके लिए तैयारी करनी है, पढ़ना है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन दिल से, मन से देखो अपने आप को भी। मैं घबरा तो नहीं रहा, जहां पे घबरा रहे हो थोड़ा पीछे आ जाओ कि नहीं रुक जाता हूँ अभी, या रुक जाती हूँ अभी, थोड़ा सा रेस्ट लेके ना दोबारा शुरू करूंगी, भी इसको एंजॉय करना किताब, मन लगाऊंगी इसमें, दिल से करूंगी, जितना भी करूंगी। कोई चीज अच्छी लगी उसको दोबारा पढ़ूंगी, कोई नहीं अच्छी लगेगी तो आज नहीं पढ़ूंगी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, तो फिर सर जो भी काम हम दिल से करते हैं तो उसमें हमें खुशी मिलती है और वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल। और अगर कोई काम हम दिमाग से सोच समझ के करेंगे तो वो भी तो हमें लंबे समय तक याद ही रहता है, क्योंकि उसमें हमारा इंटेलिजेंस लेवल इंक्लूड होता है। ऐसा कौन सा काम था जो आपको अभी तक याद है, जो आपने दिमाग से किया था, फॉर एग्जाम्पल? जैसे जो अभी रिसेंट में जो स्टडीज में पढ़ा है, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, क्या क्या याद है वो उसमें से? हमने अब जैसे जो फिजियोलॉजी में पढ़े थे सिस्टम या एनाटॉमी में, जो एक इंटरेस्ट लेवल के साथ पढ़े थे वो तो अच्छे से याद है। मैं वही तो या बात कर रहा ग्रुप हूँ, ये में आपने मेरी बात की है, इंटरेस्ट आता ही दिल से है। इंटरेस्ट आता ही दिल से है। मैं आपके सामने दो सब्जियां रख दूं, एक हो ऐसे तैरते हुए कोई भी टिंडे कद्दू जो आपको नहीं पसंद, एक कोई बढ़िया सी शाही पनीर हो, तो उनमें जैसे कौन सी चीज है जो आप लोगे, किसमें इंटरेस्ट होगा आपका खाने में? बात इंटरेस्ट की है, बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट दिल में से आना और कहाँ से आना, वो तो याद रहेगा ही रहेगा। आप क्यों नहीं रहेगा आपको? कोई अच्छा टीचर था जिसने बड़े अच्छे से पढ़ाया, आपको बड़ा मन लगता था, दिल लगता था, वहां पे खुश रहते थे आप उसकी पढ़ाई से, एक अलग एनर्जी होती है, याद रहेगी आपको? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इमोशन पॉजिटिव थे। जब इमोशन नेगेटिव है, मजबूरी है, डरा हुआ है, टेस्ट है, फिक्र में घुसा हुआ है, कुछ नहीं याद रहना बाद में। तो सर तो टेस्ट के लिए भी आप पढ़ते हो? हाँ हाँ। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में क्या डिफरेंस होता है फिर? कोई डिफरेंस नहीं है, कहने का नहीं वाली बात है, छोड़ दो इसको। कोई डिफरेंस, कोई इसको इंटेलिजेंस बोलता, कोई इंटेलेक्ट बोलता। और सर एक बात और है, जैसे ये कहा जाता है जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो हमको जो हमको अगर हम टारगेट एम नहीं रखेंगे तो फिर हमारी जिंदगी लंबी हो जाएगी, तो हमने बड़ी कहाँ जी? क्या बड़ी का मतलब क्या होता है? डिफाइन बड़ी मतलब जिंदगी लंबी मतलब लाइफ स्पैन उसका ज्यादा है। नहीं जैसे नहीं, बड़ी आपने मतलब, अभी बड़ी मतलब कि उसमें हमने काफी चीज खुल के जी, जैसे कि काफी हमने खुल के एंजॉय किया, अपना एक सक्सेस जो हमको अचीव करना था वो हमने अचीव किया, और हमने काफी चीज एंजॉय करी, ट्रैवलिंग अगर हमारा डिजायर था तो हमने वो फुलफिल किया, अपनी जो विशेस थी तो वो बड़ी हमने मतलब कुछ ऐसा किया कि लोग हमें याद रखें। हाँ, याद तो हिटलर को भी रखते हैं। याद रखवाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे ही सेइंग है ना, आप किसी जिंदगी इंसान को अच्छे जाके दो कामों के थप्पड़ लिए मार दो, लाइक सारी उम्र याद विवेकानंद रखेगा जी। आपको?
सर लाइक विवेकानंद जी। हाँ जी, तो विवेकानंद जी अच्छे ने काम क्या अच्छे किया फिर? उन्होंने याद रखवाने के लिए उनकी नहीं जीवन लाइफ जिया। स्पैन नहीं लंबी थी। उनका लाइफ स्पैन आप पढ़ो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मेरे को कोई याद रखे। यही तो प्रॉब्लम है। हम बड़े आदमियों को देख लेते हैं, फिर सोचते हैं जैसे इनको हम याद रखते हैं वैसे हमें दुनिया। लेकिन जिनको आप याद रख रहे हो, उन्होंने कभी याद रखने के उसके साथ जीवन जिया ही नहीं था। की तो यहाँ पे है, उन्होंने तो सिर्फ जो उनको काम था, समझ में आ गया कि मेरा ये काम है जीवन में, नहीं करते जाना है, मुझे इसमें तो मजा आता है, ये एक पर्पस उन्होंने दिया हुआ हर है मुझे दिल से लाइफ। किया, एंजॉय किया अपने काम को, फिर भी उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट क्यों रहा? सर किनका फिर भी उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट क्यों हुआ? किनका विवेकानंद जी का। बच्चे, मैंने आपको तभी विवेकानंद बताया कि जी का। लाइफ स्पैन जो है दैट इज अवर विश। बहुत सारे महात्मा ऐसे, तो फिर महात्मा जाए ही ना यहाँ से। जब उनको लगता है हमारा काम पूरा हो गया इस जीवन में, तो इस जीवन का भी वो कोई और रोल नहीं रहा उनके लिए। जिन जिनका काम पूरा होता गया वो चले गए। एक सिंपल वो है फिनोमेना। जब जिसका काम पूरा हो गया, चाहे वो छोटा इंसान था चाहे बड़ा था, वो चले गए। उनके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका, परमहंस जी, विवेकानंद जी के क्या नाम था, अगर किसी को पता हो? वही था रामकृष्ण परमहंस। हाँ, परमहंस जी थे ना। तो उनके बारे में भी यही कहानी। बहुत वो थे, ज्ञानी थे, बहुत कुछ जीवन में उन्होंने अपना किया। उन्होंने अपनी वाइफ को एक बात बोली हुई थी, खाने के बहुत शौकीन थे वो, खाते बहुत अच्छे से, मजे से खाते थे। उन्होंने अपनी वाइफ को एक बात बोली हुई थी कि मेरा जिस दिन काम पूरा हो गया यहाँ पे, जो भी मेरे को दिया हुआ काम है, तो 3 दिन पहले मैं खाना खाना छोड़ दूंगा। क्योंकि एक छोटी सी चीज है जो मैंने साथ में रखी हुई है जीवन के लिए। लेकिन जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया, मेरे जाने का समय आ गया, उस दिन मैं खाना छोड़ दूंगा। और उन्होंने सच में 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया था। सिर्फ ज्ञानी लोगों को ये पता होता है कि हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है और हमें जाना है। वो एज इज नॉट कि वो ये नहीं सोचते इतनी छोटी उम्र में चले जाएं हम। अगर उनका काम ही 40 साल में पूरा हो गया, उन्होंने 41वें साल में करना क्या यहाँ पे? बोलते हैं आगे चलते हैं और काम बहुत है करने वाले, किसी और जगह पे, किसी और रूप में, किसी और रंग में। जो अज्ञानी है उसको ये बात नहीं समझ आती, वो सिर्फ अपना जीवन लंबा करता रहता है और वो होता भी नहीं उससे, वो होता भी नहीं। और फिर फंसा रहते हैं इन्हीं चीजों में भी, उम्र छोटी क्यों है या उम्र लंबी क्यों है। उम्र, जिस दिन कोई आया है जग यहाँ पे जहान में, वो मरना पहले लिखा के आया, तो पहले लिखा है वो, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। हम शोक इसलिए करते हैं किसी के जाने का, हमें पर्पस ही नहीं पता लाइफ का। हमें हमें खुद को नहीं पता कि हमारा लाइफ का पर्पस के भी ऐसे ही चले जाना। जिनको समझ में आ जाती है उनका ना आना मायने रखता, ना जाना, ना उनकी महान, हम उनको महान समझते, लेकिन उन्होंने तो कभी भी नहीं समझा, ना उन्होंने कभी बोला भी हम बड़े महान बंदे हैं। जो छाती ठोक ठोक के बताते हैं हम बड़े महान है, वो सबसे डरपोक इंसान होते हैं एक्चुअली में, सबसे डरपोक होते हैं। जितने बोला भी हमारे पास आ जाओ, हमारे से तो महान है ही कोई नहीं। महानता बताने से थोड़ी होती है, वो तो जैसे आपने बोला भी उनके जैसे ही बनना है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने ऐसा बनना है कि मुझे लोग, उन्होंने बोला मेरे काम दिया हुआ, मैंने अपना काम करना है। ऐसे ही हम सब, जितनी जल्दी हमें समझ में आ जाए कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है क्या, जितनी जल्दी समझ में आ जाए, हर किसी इंसान की, हर किसी की खोज होनी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी ये समझ लूं कि मेरा यहाँ पे जीवन में आने का पर्पस क्या है, मैं किस चीज से खुश रहूंगा, मैं ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूँ जिसमें मैं भी खुश रहूंगा और किसी के हेल्प भी कर सकूं, किसी के काम भी आ सकूं और मैं भी खुश रहूं। वही पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। उसको पूरा कर लिया तो महान हो, नहीं पूरा कर पाए फिर वही बात, तो भी कोई बात नहीं, आपने जितना जिया बढ़िया जिया। वो जो होता है जीवन का बड़ा होना, लंबा लंबा का पता नहीं, लेकिन बड़ा जीवन वो जी जहाँ पे आप
जब गए तो आप खुश थे, सुकून था, चैन था, आराम था, भी करके गए। हेलो सर, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल, जैसे कि किसी की यंग एज में डेथ हो जाती है, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? कि जैसे लोग कहते हैं इसकी तो उम्र ही थी। चलो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फिर बार थोड़ी सी दूर की तरफ चली जाती है। कहने को तो ये भी हम कहते हैं कि भी उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है, लेकिन चलो मैं एक्सीडेंटल डेथ्स के ऊपर नहीं कमेंट करता, वो चलो कुछ भी उसमें सिचुएशंस हो सकती हैं, उनका और एक अलग सा फिनोमेना है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये बात कहीं और चली जाएगी। जितना है कि हमने मेन ये चीज रखनी है कि हमने जब पेशेंट्स को देखना है तो दिल से देखें, मन से देखें, कुछ भी करना है दिल से मन से करें, और उनको भी यही बताएं कि जो भी आपके मन को खुश करता है ना, जैसे मैंने अभी आपको पेशेंट का बताया कि वो बोल रहा था कि किस्मत ही खराब है, जो काम शुरू करता हूँ फ्लॉप हो रहा है, इससे अच्छा मर ही जाऊं, इतनी परेशानी में आया था। मैंने उसके साथ कुछ बातें की, ठीक है, वहां पे स्टूडेंट्स भी थे। वो जब गया एक नई एनर्जी के साथ गया, मैंने उसको यही बात बताई कि छोड़ दो काम को, छोड़ दो इन सब चीजों को, आपको अच्छा क्या लगता है मेरे को वो बताओ। उसने बोला कि मेरे को ना खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है मैं कोई अच्छी चीज बढ़िया सी चीज पे बना के किसी को खिलाऊं। तो ये क्या है, ये दिल की चीज है ना कि मैं किसी लिए को कोई अच्छी चीज बना के खिलाऊं, मैं भी खुश हूं खिला के, सामने वाला भी खुश हो खा के। और इसी को अगर वो इंसान प्रोफेशन बना ले अपना, तो क्या तरक्की करेगा उसमें कि नहीं करेगा? जब रोज उठ के वो दिल से काम करने के लिए निकलेगा घर से, आज मजबूरी से निकल रहा है गाड़ी चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, मन नहीं है उसका करने को काम, लेकिन मजबूरी में निकल रहा है। लेकिन उस दिन जब वो निकलेगा ऐसे काम के लिए, खुश होकर निकलेगा कि आज किसी के तो काम आऊंगा मैं, आज मेरा जो असली काम है, जो इसमें मेरे को खुशी मिलती है, मैं वो करने जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग की बात करते, ट्रैवलिंग भी हर किसी को अच्छी नहीं लगती, ऊब जाता है बंदा। लेकिन आजकल ना ट्रेंड देखते हैं, अच्छा ये लोग ये कर रहे हैं हम भी करेंगे, अच्छा वो लोग वो कर रहे हैं हम भी करेंगे। अगर इस विचार से विचार आ रहा है तो फिर आप फिर गलत रास्ते पे हो। तो सिर्फ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा दबाने के लिए, थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने अभी भी नहीं पता किया, अभी भी नहीं समझा कि आप करना क्या चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, क्रिएशन के आइडियाज आते हैं, छोड़ देते हैं पेपर है जी, प्रोजेक्ट है, ये करना है वो करना है, उसमें टाइम ही नहीं लगा हमें। बड़े आते हैं बच्चे मेरे पास, एक बच्चा है उसके पास बिजनेस के आइडिया, लेकिन माँ बाप बोलते तू बिजनेस छोड़, तू नौकरी ले। क्यों? हमें कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं चाहिए जिसके पास अच्छे आइडियाज हों? उसको मिलना चाहिए मौका, करने का चांस मिलना चाहिए उसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा उससे काम, एटलीस्ट उसको सारी उम्र ये दुख तो नहीं रहेगा कि मेरे को करने नहीं दिया, मैं करा ही नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की करने की। सारी उम्र दिल दुखता रहेगा कि कोशिश नहीं की। तो करो, कोशिश करो, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, करो जो भी मन करता है करो, गलती हो जाएगी तो गलती को सुधार दिया जाएगा, नहीं होगा कुछ तो फिर से करने की कोशिश कर ली जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन दिल खुश रहना चाहिए, इंस्पिरेशन आती रहनी चाहिए, अंदर कंपैशन, कामनेस, ये चीजें रहनी चाहिए जितनी देर आप रख सको उस चीज। पेशेंट में जो सर्वाइवल इमोशन है उनको पहचानना है, सामने आपके पेशेंट बैठा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, गुस्से में है, दुख में है, उसको पहचानना है, पूछना है उसको भी क्या हुआ है तेरे को, क्यों तेरा दिल इतना उदास है, क्यों तेरा दिल दुखी है, दर्द होता है उसमें, उसके हिसाब से दवाई देंगे, ठीक होगा वो पेशेंट। हाँ जी, और कुछ सर? हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ सर, जैसे जो बॉन्ड जो डिजीज, जैसे कि मतलब जन्मजात जो अंधे या फिर मतलब जैसे बच्चे होते हैं, जो सर मेरी एक दीदी का बच्ची है, मतलब वो जन्म से ही अंधी जैसा। सर जैसे आपने बताया कि मतलब जो बड़े हैं उसका जो इमोशंस हम चाहते हैं, फिर जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या फिर ग्रीफ या फिर जो भी इमोशंस बीमार पड़ते हैं,
तो सर बच्चों में तो उस टाइम ऐसा कुछ कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप होती है सर कि मतलब जन्मजात ऐसे अंध हो गए, तो उस पर मतलब मैं कुछ पूछ रहा हूँ जी सर। पहली बात तो मैं आपकी जो बताऊंगा कि जो आपने कॉन्शियसनेस की बात की, कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती। एक पत्थर पड़ा है ना, वो भी कॉन्शियस है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, उसको भी पता है मैं पत्थर हूँ। तो हमने ये नहीं सोचना भी कभी किसी चीज में कॉन्शियसनेस नहीं है। उसके ऊपर लाखों एक्सपेरिमेंट हुए हैं कॉन्शियसनेस के ऊपर, जहाँ पे पता चला कि जिनको हम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं उनमें भी अपनी अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है। दूसरी बात, नाउ हियर कम्स द पार्ट कि मदर कितने नेगेटिव इमोशंस में रही है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो सर्वाइवल इमोशंस हैं जब वो ऑन हो जाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है, रिपेयर है, वो रुक जाती है, बच्चे की भी रुक जाती है जब मदर खुद कोहिरेंस में नहीं है। मदर खुद कोहिरेंस में नहीं है। मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया था, ये ब्राजील में गया, वहां पे किसी पेशेंट को देखा, जब मदर्स हिस्ट्री ली, मदर को 5 महीने तक ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। 5 महीने तक नहीं पता चला। उसके पेट में ऐसे दर्द सी हुई, वो अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि तू तो प्रेग्नेंट है। जब पूछा गया लास्ट पीरियड कब आए तो उसने बोला तब आए थे, लेकिन मेरे को तो इरेगुलर पहले भी रहते हैं, इसलिए मेरे को लगा वही चीज है। अब 5 महीने मदर कोहिरेंट नहीं थी बच्चे के साथ। कहां थी कोहिरेंस? जब आप खुद बेहोशी में हो किसी सर्वाइवल को लेके, आपको होश कहां रहेगा कि आपके अंदर क्या है? बेहोशी तो हमें इनकोहिरेंस में लेके जाती है। आप खोए हुए हो, खोए खोए खाना खा रहे हैं, खोए खोए चल रहे हैं, खोए खोए गाड़ी चला रहे हैं, खोए खोए बात कर रहे हैं, फिर बाद में हैरान होते हैं कि याद क्यों नहीं है हमें वो बातें, क्योंकि आप खोए हुए थे। आपकी जबान से कुछ निकल रहा था, दिमाग में कुछ चल रहा था। आप सुन कुछ रहे थे, उस सुने का बना कुछ रहे थे दिमाग में। दिस इज ऑल इनकोहिरेंस। सो दैट इज वाई इन होम्योपैथी जब हम केस टेकिंग करते हैं तो मदर्स हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। फिर हम मदर से पूछते हैं जी बताइए आप कहाँ कहाँ पे दुखी रहे हो, कहाँ कहाँ पे इनकोहिरेंट रहे हो आप, कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाई आपके अंदर अच्छे से, वो जो बायोकेमिकल्स बनने थे ग्रोथ के लिए वो बन नहीं पाए, किस चीज ने रोक दिया? ठीक है ना? क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में है, वूम में है, तो इट इज लाइक एन ऑर्गन ऑफ द मदर। जैसे हमारे बाकी ऑर्गन्स के ऊपर हमारे इन चीजों का असर पड़ता है, वैसे ही बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो कितने सदियों से, युगों से बात बताते आते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, उसको हर वो चीज, हर वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो खुश रहे, क्योंकि उसकी खुशी उसकी कोहिरेंस के साथ ही बच्चे की ग्रोथ है। उन्होंने बहुत पहले देख लिया था कि जो माएँ प्रेगनेंसी में खुश रहती हैं उनके बच्चे बड़े हेल्दी पैदा होते हैं। अगर आपको कोई मदर बता रही कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो गलत बता रही है। वो खुद होश में नहीं थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, या वो छुपा रही है, तो या वो एक बेहोशी में उसने प्रेगनेंसी निकाली अपनी। She was not conscious about her situations, about her feelings, about her emotions. तो आज वो बता रही कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना कुछ हुए ऐसा कैसे हो जाएगा? Nothing comes out of nothing. तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा वहां पे कि ऐसा हो गया। जी सर। ठीक है, आज यहीं पे करते हैं क्लास। कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा या मुझे मैसेज डाल दीजिएगा। चलिए, नमस्ते, गुड नाइट सबको।